तो रिसेशन किस चीज़ को कहते हैं, रिसेशन होती क्या चीज़ है। जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसी कंट्रीज भी इसकी चपेट में आने वाली वो सबसे पहले मारा जाता है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है कि 2023 में रिसेशन आने की संभावना फिर से बन रही है। हालांकि इंडिया जो है इस रिसेशन के मार से बचा रहने वाला है इस बार, बट बहुत सारे इंडियन जो हैं, जहां पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी लोग जिन कंट्रीज में जाते हैं वो कंट्रीज इस रिसेशन की चपेट में आने वाली हैं। सबसे पहले अगर बात करें आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाली कंट्रीज की, तो सबसे ज्यादा जो आर्थिक मंदी है, जो रिसेशन है, वो अमेरिका में आने वाली है। 65% तक की प्रोबेबिलिटी जो है रिकॉर्ड की गई है कि 65% तक रिसेशन जो है अमेरिका में आ सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा रहने वाला है। कनाडा में 60% तक की रिसेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी नोट की गई है कि इस लेवल तक जो है रिसेशन वहां पर आ सकती है। उसके बाद बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी इस मार से बची नहीं रहने वाली। इसमें जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसी कंट्रीज भी इसकी चपेट में आने वाली हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो जर्मनी और इटली में 60% तक की रिसेशन की मार आ सकती है और फ्रांस में जो है 55% तक की रिसेशन की मार आ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर 40 से लेकर 50% तक, 45% तक रिसेशन आ सकती है। डिपेंड करता है कि वहां पर इकोनॉमिकल ग्रोथ कितनी है और कितनी उनकी जीडीपी गिरने वाली है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक ही ये चीज़ें सीमित नहीं रहने वाली। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पर भी इसकी मार देखी जाएगी। साउथ अफ्रीका में इसकी जो मार है वो 45% तक प्रोबेबिलिटी नोट की गई है और जो ऑस्ट्रेलिया है उस पर 40% तक की प्रोबेबिलिटी है कि 40% तक रिसेशन ऑस्ट्रेलिया में भी आ सकती है। मतलब ऑलमोस्ट वो सारी कंट्रीज जिनमें सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, इंडिया, जहाँ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ से जितने भी माइग्रेंट जिन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट ही रिसेशन की मार पड़ने वाली है। अभी दोस्तों रिसेशन किस चीज़ को कहते हैं, रिसेशन होती क्या चीज़ है, जिन लोगों को तो पता है उनका तो ठीक है, पर जो लोग नहीं जानते कि रिसेशन चीज़ क्या है, उनके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ कि जब बड़े बड़े कारोबारों में गिरावट चलनी शुरू हो जाए, जहाँ सीधे शब्दों में कहो कि जो कारोबार को चलाने के लिए खर्चा जितना होता है वो खर्चा जो है वो आमदन से बढ़ जाए, या फिर प्रॉफिट्स में गिरावट आनी शुरू हो जाए, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं रिसेशन टाइम पीरियड। तो अभी ये रिसेशन टाइम आया कैसे दोस्तों? 2023 में आर्थिक मंदी आने का सबसे मेन कारण माना जा रहा है अमेरिका के दो बैंक्स को। सबसे पहला है न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक और दूसरा है सिलिकॉन वैली बैंक जो कैलिफोर्निया में है। अभी दोस्तों होता क्या है कि यूएसए की जो इकोनॉमी है उसके साथ दुनिया भर के देश जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। जब यूएसए जहां अमेरिका की इकोनॉमी में कोई गिरावट आनी शुरू हो जाती है तो पूरे देशों पर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो जहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। ये दोनों बैंक जिनका मैंने पहले जिक्र किया, ये दोनों के दोनों बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से डूब चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि इन दोनों बैंक्स में सबसे ज्यादा अमेरिका के एंटरप्रेन्योर्स के अकाउंट्स थे और इन दोनों बैंक के डूबने की वजह से सबका जो पैसा है वो अटक चुका है और कारोबारों में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। अभी ऐसा हुआ क्यों, कैसे ये दोनों बैंक कोलैप्स कर गए? दोस्तों अगर संक्षेप में समझे तो हुआ कुछ ऐसा है कि ये जो दोनों बैंक थे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एंटरप्रेन्योर्स के जो स्टार्टअप्स थे उनमें इन्वेस्ट करते थे, साथ में गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स के जो बॉन्ड्स थे उनमें इन्वेस्ट करते थे, जैसे सारे बैंक करते हैं। बट इनके केस में कुछ ऐसा था कि ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब अगर अकेले सिलिकॉन वैली बैंक की ही बात करें तो ये अमेरिका के 60% ऑफ स्टार्टअप्स में अकेला ही इन्वेस्ट कर रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये स्टार्टअप्स जैसे चलते गए, इनको बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया। वो स्टार्टअप्स ने जितनी भी इनकम कमाई इन बैंकों में रखनी शुरू कर दी। जब इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया तो इन्होंने क्या किया कि और ज्यादा गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं वो खरीदने शुरू कर दिए। यहाँ इस केस में हुआ ऐसा कि जब इन्होंने बॉन्ड्स खरीदने शुरू किए थे उस टाइम पर जो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट था वो इन्फ्लेशन रेट कम होने की वजह से बहुत कम था। उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इन्होंने जो बॉन्ड खरीदे वो एक हाई लेवल की कीमत पर खरीदे। अभी जब वो कोविड-19 का दौर निकल गया तो अचानक से क्या हो गया कि रशिया यूक्रेन की वार शुरू हो गई।
अभी इस वार की वजह से पूरी की पूरी यूरोपियन कंट्रीज और जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिन्हें नाटो मेंबर कंट्रीज भी कहा जाता है, उन सब कंट्रीज पर जो है इन्फ्लेशन रेट जो है उसकी मार पड़ने लगी। उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया कि जो इंटरेस्ट रेट थे वो अमेरिका के अंदर उन्होंने बढ़ा दिए। अभी जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़े तो अचानक से जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे, जहां अमेरिका की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स थे, उनकी कीमतों में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या कि जो इन बैंक्स की मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट टीम थी वो एकदम से डर गई और उन्होंने क्या किया कि धड़ाधड़ जो बाउंड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बाउंड हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट बाउंड हैं, वो बिल्कुल लॉस में बेचने शुरू कर दिए। तो जब इन्होंने बेचने शुरू किए तो ये जो खबर थी वो धड़ाधड़ जो है न्यूज़पेपर्स में या फिर मीडिया में फैलनी शुरू हो गई, क्योंकि ये जो लॉस था वो छोटा मोटा लॉस नहीं था, $1-2 का लॉस नहीं था, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस था, जिस पर ये दोनों बैंक जो हैं वो अपने बॉन्ड्स जो लग रहे थे। तो जब ये खबर मीडिया में फैली तो इन दोनों बैंक्स की जो शेयर मार्केट है वो कोलैप्स कर गई। लोगों ने इन दोनों बैंक्स के जो शेयर जो हैं बेचने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इन दोनों बैंक्स को इतना ज्यादा लॉस हो गया कि ये दोनों बैंक जो हैं एकदम से ही डूब गए। दूसरी तरफ जो स्टार्टअप्स के ओनर थे उन्होंने अपना पैसा जो बैंकों में रखा हुआ था वो दोबारा से मांगना शुरू कर दिया। एकदम से जब उन्होंने मांगना शुरू कर दिया तो इतना पैसा इनके पास था नहीं उनको एकदम से देने के लिए, क्योंकि किसी भी बैंक के पास टोटल अमाउंट का सिर्फ 10-20% ही उनके पास होता है हर टाइम पर, सारा पैसा नहीं होता, वो इन्वेस्ट कर रखते हैं अलग अलग जगह पर। तो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा तो पहले ही डूब रहा था, ऊपर से जब स्टार्टअप्स ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया तो इनके पास कुछ था ही नहीं। तो इस टाइम पर अमेरिका की गवर्नमेंट है बीच में आती है और इन दोनों बैंक्स को दिवालिया घोषित कर देती है। और अभी जो गवर्नमेंट है अमेरिका की वो कोशिश कर रही है कि इन दोनों बैंकों को किसी और बैंक के साथ मर्ज कर दें। तो हो सकता है कि ये जो आर्थिक मंदी अभी आने वाली है इसमें थोड़ा सा वो कंट्रोल कर पाएं। तो दोस्तों अभी रिसेशन तो बहुत हो गया, बट अभी बात करते हैं कि ये जो रिसेशन है वो हम लोगों पर कैसे इफेक्ट करने वाली है, या जो लोग इन कंट्रीज में पहले से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन पर कैसे इफेक्ट करने वाली है। वो लोग तो जानते हैं, वो तो वेल एंड गुड, उनको तो पता है सब कुछ, बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि जब रिसेशन आती है तो बहुत सारी कंपनीज की जो एनुअल इनकम होती है उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सेलिंग परचेजिंग का काम रुक जाता है। मतलब कंपनीज का एनुअल प्रॉफिट घटना शुरू हो जाता है, जहां फिर कंपनीज लॉस में चलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी कंपनी लॉस में चली जाए, जहां उसका एनुअल प्रॉफिट घट जाए, तो कंपनी का ओनर क्या करेगा? वो सबसे पहले क्या करेगा कि अपने प्रॉफिट को कंट्रोल रखने के लिए, अपनी कंपनी को लॉस से बचाने के लिए सबसे पहले वो मैन पावर कम करेगा। अभी उस मैन पावर में वो उन लोगों को निकालेगा जो उसके पास सबसे कमजोर हैं, जहाँ सबसे कम काम करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, जंग में जो सबसे कमजोर सिपाही होता है वो सबसे पहले मारा जाता है। तो अभी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे कंपनीज में, जहाँ जो कम काम करने वाले, कम स्किल वाले वर्कर्स होंगे कंपनीज में, उनको निकाला जा सकता है कंपनीज से। जिस भी कंपनी पर यह रिसेशन की मार असर करेगी वो कंपनी ऐसा ही कुछ करेगी, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे, जहाँ कम स्किल वाले वर्कर होंगे, उनको निकालेंगी। तो दोस्तों आप समझते हैं ना मैं क्यों हर बार आपको स्किल हासिल करने के लिए इनकरेज करता रहता हूँ कि आप सबसे पहले स्किल्ड हो, स्किल्ड वर्कर बनो, कोई ना कोई काम सीखो और फिर जाकर किसी जॉब के लिए अप्लाई करो। उससे क्या होगा कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी जो है बढ़ जाती है। वरना तो जैसे ये रिसेशन आई है, ऐसी कोई भी रिसेशन आएगी जहां कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले जो है कमजोर सिपाही उसको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। मतलब जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। बट स्किल्ड वर्कर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी दोस्तों कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस रिसेशन का जो असर है वो एशियन कंट्रीज के लोगों पर ज़्यादा ना पड़े जो इन देशों में काम करने के लिए गए हैं। हो सकता है इस रिसेशन का असर ज़्यादा उन देशों के अपने सिटीजन पर ही पड़े। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना उनके साथ एक टैग लगता है कि ये सस्ते वर्कर हैं। मतलब किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी को अपने देश का वर्कर जो है हमारे देशों से ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अगर उनको एक स्किल्ड वर्कर मिल रहा है बहुत ही लो कॉस्ट में एज़ कम्पेयर टू हाई कॉस्ट स्किल्ड वर्कर के, तो वो क्या करेंगे कि जो लो कॉस्ट वाला सस्ता स्किल्ड वर्कर है उसको होल्ड कर रखेंगे और हाई कॉस्ट वाले को दूर करेंगे ताकि ये निकल जाए। इसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसको कम पैसे देने पड़ेंगे। और मुझे कुछ ऐसा होता नज़र भी आ रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ जैसे रोमानिया हो गया, जहाँ बुल्गारिया हो गया, जहाँ ऐसे ही कुछ
कुछ देश थे यूरोप के जो डायरेक्ट वीज़ा दे रहे थे, वर्क वीज़ा दे रहे थे। मतलब दूसरे देश भी देते थे बट उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो ये देश जो थे वो इजीली थोड़ा डायरेक्ट वीज़ा देना शुरू कर दिए थे, वर्क वीज़ा देना शुरू कर दिए थे हमारे लोगों को। तो अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ और शेंगन कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ में आगे आ रही हैं। उन शेंगन कंट्रीज़ ने भी डायरेक्ट वीज़ा जो देना है वो शुरू कर दिया है हमारे वर्कर्स को। तो ऐसे कुछ केस मुझे देखने को मिल रहे थे। तो हो सकता है कि इस रिसेशन का हमें नुकसान की जगह फ़ायदा ही हो जाए। बाकी देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होता है। अभी तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही नोट कर सकते हैं कि ये हो सकता है, नहीं तो वो हो सकता है। बट अगर बात माने अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन की, तो उनके कहने के मुताबिक इस रिसेशन को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि इन बैंक्स को बहुत जल्दी मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे बैंक्स के साथ। तो हो सकता है कि इस रिसेशन को जल्दी ही कंट्रोल कर लिया जाए और ज़्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए। बाकी उम्मीद तो यही है कि ऐसा ही कुछ हो जाए और उनका कहा जो है वो सच साबित हो जाए। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस टॉपिक का इस वीडियो में कर देते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काम की रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।